स्टूडेंट्स, आई एम रचित हेयर एंड वेलकम यू टू द स्टूडेंट फ्रेंड ऑनलाइन क्लासेस। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 22 गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स के बारे में। पहला क्वेश्चन है हमारा, द लैटिन वर्ड गवर्नर मीन। हमारा जो वर्ड गवर्नर है इसका मतलब क्या होता है, मतलब जिससे हमारा गवर्नमेंट बना है उसका मतलब होता क्या है। तो इसका मतलब होता है टू गवर्न, मतलब रूल करना। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज ऑफ पावर द गवर्नमेंट, थ्री फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट आर। पावर सोर्स मतलब जिसके पास रूल करने की पावर होती है, उसके हिसाब से गवर्नमेंट को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। तो गवर्नमेंट को तीन पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, डेमोक्रेसी, मोनार्ची एंड द डिक्टेटर। मतलब गवर्नमेंट तीन टाइप की होती है। व्हाट आर द थ्री लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के तीन लेवल कौन कौन से होते हैं। तो गवर्नमेंट के तीन लेवल हैं, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल एंड द लोकल सेल्फ। लास्ट आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्गन्स क्या होते हैं गवर्नमेंट के। तो गवर्नमेंट के हर लेवल पर तीन ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। इसके बाद है कि राइट टू वोट को क्या कहा जाता है। तो वोट करने का जो अधिकार हमें मिला है उसे सफरेज कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, सफरेज। नाउ स्टेट द वेदर आर ट्रू और फॉल्स। यहाँ पर नीचे कुछ स्टेटमेंट लिखे हमें ट्रू फॉल्स बताने थे। तो जो स्टेटमेंट फॉल्स हैं उनका मैंने रीज़न भी लिखा हुआ है कि आखिर वो स्टेटमेंट फॉल्स क्यों हैं। तो वही फॉल्स वालों की बात कर लेते हैं। तो फॉल्स सेकंड दिया है, द किंग और क्वीन इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट इन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में जो हेड होता है वो किंग और क्वीन होते हैं। तो नहीं, जो किंग और क्वीन होते हैं वो हेड होते हैं मोनार्ची में, ना कि डेमोक्रेसी में। इसके बाद है एट स्टेट लेवल देयर इज अ सेंट्रल और द यूनियन गवर्नमेंट विच लुक आफ्टर द गवर्नर ऑफ द एंटायर कंट्री। स्टेट लेवल पे सेंट्रल या यूनियन गवर्नमेंट होती है जो पूरी कंट्री को देखती है। तो ये बात गलत है, हमारी जो स्टेट लेवल है वो क्या होती है, स्टेट होती है। जबकि जो यूनियन और सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो हमारे नेशनल लेवल पर होती है। किस लेवल पर होती है, नेशनल, मतलब हमारे पूरे देश को देखने वाली जो गवर्नमेंट है उसे सेंट्रल गवर्नमेंट कहा जाता है। The government need not to deal with the poorer section of the society। गवर्नमेंट का काम नहीं होता है पुअरर सेक्शन को देखना। तो ये आंसर भी क्या है, फॉल्स है। गवर्नमेंट का काम होता है पुअर सेक्शन, जो सोसाइटी में गरीब लोग हैं उन लोगों को भी देखना, मतलब सोसाइटी के सारे सेक्शंस को देखना हमारी गवर्नमेंट का काम होता है। इसके बाद है हु इज हेयर अप्रेंट। हेयर अप्रेंट किसे कहा जाता है। तो पहले जो गवर्नमेंट थी वो डिक्टेटरशिप से मतलब जो हमारी गवर्नमेंट थी वो हेरिडिटरी के थ्रू चलती थी। मतलब जो राजा होता था, बाद में राजा की गद्दी उसके बेटे को दे दी जाती थी। तो हेयर अप्रेंट वो कहलाता है, ऐसा बेटा या ऐसा सक्सीसर कहलाता है जिसको अधिकार दिया जाता है राजा के बाद नया राजा बनने का। मतलब जब मोनार्च मरता है तो उसके बाद उसकी राजगद्दी किसको दी जाएगी, उसे हेयर अप्रेंट या फिर उत्तराधिकारी कहा जाता है। हाउ डज अ गवर्नमेंट प्रोवाइड हेल्थ सर्विस टू द सिटीजन। सिटीजन्स को जो हेल्थ सर्विस है गवर्नमेंट कैसे प्रोवाइड करती है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, हॉस्पिटल्स बनवाती है, डिस्पेंसरीज बनवाती है, इसके अलावा और भी कई सारी हेल्थ केयर फैसिलिटीज पब्लिक को प्रोवाइड करती है। हमें बताना है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या कहलाती है। तो डेमोक्रेसी का एक ऐसा फॉर्म जिसमें पीपल जो है वो अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, अपनी तरफ से एक मेंबर चुनते हैं जो उनके ऊपर रूल करता है, उसे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहा जाता है। इसको करने के लिए लोग क्या करते हैं, इलेक्शन करते हैं, इलेक्शन में वोट देते हैं और ये वोट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के तौर पर दिया जाता है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या है तो इसके बारे में हम डिटेल में थोड़े नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे। नेक्स्ट, द सुफ्रिगेट मूवमेंट इज एसोसिएटेड विद द सेक्शन ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन। जो सुफ्रिगेट मूवमेंट है वो किस सेक्शन, मतलब किस सोसाइटी के सेक्शन से बिलोंग करता था। तो जो सुफ्रिगेट मूवमेंट है वो वुमेन से रिलेटेड था। वो कहाँ से रिलेटेड था, वुमेन से। इसके थ्रू, सुफ्रिगेट मूवमेंट के थ्रू जो वुमेन्स हैं उन्होंने क्या किया था, आंदोलन किया था वोट के लिए। ठीक है, तो सुफ्रिगेट मूवमेंट किस चीज़ से एसोसिएटेड था। तो सुफ्रिगेट मूवमेंट वुमेन स्ट्रगल से एसोसिएट था, जिसमें वुमेन्स ने फाइट किया था वोट देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज डेमोक्रेसी इंपॉर्टेंट। आखिर डेमोक्रेसी इंपॉर्टेंट क्यों होती है। तो डेमोक्रेसी इज कंसिडर्ड द मोस्ट सुटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट इज अ pupils government. The people have right to change the government. It ensures that people need and aspiration are met. Democracy provide the people opportunity to realize their power, potential and providing the citizen right, freedom and assigning duty to them.
देखो डेमोक्रेसी फेमस क्यों है या इंपॉर्टेंट क्यों है, तो सिंपल सी बात है, एक ऐसी गवर्नमेंट है जिसमें अपना राजा हम खुद चुनते हैं, पब्लिक को अधिकार होता है अपना राजा चुनने का। वहीं मोनार्च वगैरह में राजा ने जो कह दिया वही लास्ट होता था, लेकिन डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता। हम लोग क्या करते हैं, अपना राजा खुद चुनते हैं। साथ में अगर जो व्यक्ति को हमने चुना है वो सही से वर्क नहीं करता है तो हम उसे चेंज कर सकते हैं, उसे हटा भी सकते हैं। इसलिए हमारी जो डेमोक्रेसी है वो इम्पॉर्टेंट है। मूव करते हैं नेक्स्ट पर। तो इन क्वेश्चंस के आंसर थोड़े ब्रीफ में देने हैं। तो पहला है व्हाट इज मीन्ड बाय गवर्नमेंट, आखिर गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है। तो गवर्नमेंट एक ऐसी रूलिंग अथॉरिटी होती है जो पीपल के ऊपर रूल करती है, रूल्स एंड रेगुलेशन को चलाने का काम करती है। व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के मेन टाइप कौन कौन से। तो गवर्नमेंट को मेनली हम 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, डेमोक्रेसी, मोनार्ची एंड डिक्टेटरशिप। आप ऑथेरियन गवर्नमेंट या फिर डिक्टेटरशिप के बारे में क्या समझते हो। तो ऑथेरियन गवर्नमेंट एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जिसमें कोई एक व्यक्ति सारी की सारी पावर को अपने अंडर इस्टेब्लिश कर लेता है। मतलब सिंपल सी बात है, किसी व्यक्ति को रूल करने का अधिकार दिया गया, बाद में उसने क्या किया, सेना पे अपना कंट्रोल कर लिया और अपने मन से गवर्नमेंट चलाने लगा, तो उसको डिक्टेटरशिप कहा जाता है या ऑथेरियन गवर्नमेंट कहला जाते हैं। जैसे बात करें हिटलर की, हिटलर किसी की भी नहीं सुनता था, उसका जो मन होता था वो वही करता था, और ऐसी टाइप की गवर्नमेंट को डिक्टेटरशिप या ऑथेरियन गवर्नमेंट कहा जाता है। इसमें जो राजा होता है वो पब्लिक की नीड्स या पब्लिक के बारे में नहीं सोचता, बस अपने बारे में सोचता है। व्हाट आर द 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया, इंडिया में आखिर गवर्नमेंट के 3 लेवल कौन कौन से हैं। तो इंडिया में सेंट्रल, स्टेट और लोकल सेल्फ, ये तीनों लेवल गवर्नमेंट के हैं। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, आखिर आप यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज से क्या समझते हैं। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो हमारी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होती है, उसमें सभी लोगों को ये अधिकार दिया जाता है कि वो वोट के थ्रू अपना लीडर खुद चुन सकते हैं। साथ में इसमें किसको अधिकार दिया जाता है, ऐसे लोग जो 18 साल से ऊपर हो चुके हैं, मतलब 18 ईयर से ज़्यादा जिनकी एज हो चुकी है, वो सभी लोग वोट दे सकते हैं, चाहे वो पढ़े लिखे हों, अनपढ़ हों, गरीब हों, अमीर हों या किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हों। मतलब कुछ भी हो जाए, किसी भी डिफरेंस, किसी भी प्रकार से किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाता। उस सिस्टम को कहा जाता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, या उस वोट देने के अधिकार को यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेसी एंड मोनार्ची, डेमोक्रेसी और मोनार्ची में डिफरेंस बताना है। तो सबसे पहला डिफरेंस है, जो डेमोक्रेसी होती है उसमें जो पावर होती है वो पीपल के पास होती है, वहीं मोनार्ची में पावर किंग और क्वीन के पास होती है। इसके बाद आता है नेक्स्ट, जो रियल पावर बताई है मैंने कि जितनी भी रियल पावर होती है वो गवर्नमेंट क्या कर, जो पीपल्स हैं वो अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को देते हैं, वो जाके हमारे लिए डिसीजन लेता है। यहाँ पर जो डिसीजन लेने की पावर है वो किंग और क्वीन के पास होती है, किंग ने जो डिसीजन ले लिया वही डिसीजन लास्ट होता है। डेमोक्रेसी में इलेक्शंस होते हैं फिक्स नंबर ऑफ ईयर्स के बाद, मतलब जो डेमोक्रेसी है उसमें राजा चुनने हर 5 साल में इलेक्शन होंगे और हर 5 साल बाद नेता बदल दिया जाता है। लेकिन जो मोनार्ची है उसमें जो राजा है उसका बेटा ही अगला राजा बनता है, चाहे वो उस योग्य हो या फिर ना हो। अगर राजा का कोई बेटा है और वो इतना योग्य नहीं है या फिर वो इतना अच्छा नहीं है जो लोगों की बातें समझे, लेकिन अगर वो बेटा है और अगर राजा ने कहा है कि इसको ही राजगद्दी मिलनी है तो उसको राजगद्दी मिलेगी। लेकिन डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता है। सबसे बड़ी बात इसका जो डेमोक्रेसी का एडवांटेज है वो ये है कि राजा जो भी लीडर है उसको पब्लिक की बात में सुननी होती है और पब्लिक को जवाब देना होता है कि आखिर उसने कोई नियम क्यों निकाला है। लेकिन मोनार्ची में ऐसा नहीं होता, राजा को किसी को भी नहीं बताना पड़ता कि क्यों उसने कोई नियम निकाला है, वो चाहे जो चाहे वो नियम वो निकाल सकता है। तो ये दोनों में डिफरेंसेस हैं। नेक्स्ट है हमारा, हमें डिफरेंस बताना है डिक्टेरियल और डेमोक्रेटिक फॉर्म में। डेमोक्रेसी वही है जो अभी हमने पहले पढ़ी थी, जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी वो सारी डेमोक्रेसी से रिलेटेड थी। बात कर लेते हैं हम डिक्टेटरशिप को। तो डिक्टेटरशिप में जो पावर होती है वो एक स्पेशल व्यक्ति के पास आ जाती है और वो किसी भी इलेक्शन के बिना जीत जाता है और हमेशा उसी की पावर चलती रहती है। इसमें जो डिक्टेटर है वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है और अपनी ही पावर को देख के चलता है, उसे दूसरों से कोई मतलब नहीं होता। दूसरी, इस फॉर्म को कोई भी पसंद नहीं करता। अब कौन पसंद करेगा कि ज़बरदस्ती उस पर रूल किया जाए, ज़बरदस्ती उस पर टैक्स लगाया जाए या फिर बिना मर्जी के उसके काम चलता रहे, ये चीज़ किसी को भी पसंद नहीं आती। इसलिए जो डिक्टेटरशिप है, डिक्टोरियल गवर्नमेंट है, लोग इसको ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टेट द नीड ऑफ द गवर्नमेंट बाय इंश्योरिंग इट्स मेन फंक्शन। हमें गवर्नमेंट की ज़रूरत बतानी है और उसके कुछ फंक्शंस बताने हैं। तो फंक्शंस और नीड वही है। पहला, लॉ, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। गवर्नमेंट की ज़रूरत होती है नियम और कानून को मेंटेन करने में और लोगों के लिए नए नए कानून निकालने में जो उनके लिए हेल्पफुल हो।
डिफेंस द कंट्री, हमारी कंट्री की दूसरी कंट्रियों से रक्षा करने में, साथ में सभी कंट्रीज़ के साथ फ्रेंडली रिलेशन बनाने के लिए जिससे लड़ाई ही ना हो। रक्षा, जब युद्ध होगा तो रक्षा भी की जाएगी, साथ में उससे पहले रिलेशनशिप इतने अच्छे बनाए जाते हैं कि भैया लड़ाई ज़्यादा ना हो, क्योंकि लड़ाई होगी तो दोनों तरफ का नुकसान होगा। तो पहले तो फ्रेंडली रिलेशनशिप बनाना काम होता है। दूसरा, रिजोल्यूशन ऑफ द सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम मतलब हमारी जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो रोड से रिलेटेड हो, पानी से रिलेटेड हो, इन सभी प्रॉब्लम्स को क्या करना, ख़त्म करना, सुनना, साथ में अनएम्प्लॉयमेंट, पुवर्टी मतलब गरीबी और जिनके पास बेरोजगारी है, इन सब चीज़ों से लड़ना। नाउ प्रोविजन द एजुकेशन फैसिलिटी फॉर द प्रोविजन ऑफ द एजुकेशन फैसिलिटी फॉर द पीपल, साथ में लोगों को एजुकेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना। इस एजुकेशन फैसिलिटीज़ में लोग जो बच्चे हैं उनके लिए स्कूल्स बनाना, यूनिवर्सिटीज़ तैयार करना। जिस वाई आर इलेक्शन नेसेसरी इन डेमोक्रेटिक कंट्री, डेमोक्रेटिक कंट्री में आखिर इलेक्शन क्यों ज़रूरी होते हैं? तो सिंपल सी बात है, जब भी डेमोक्रेसी में अगर इलेक्शन नहीं होंगे तो कभी भी नेता बदला नहीं जाएगा और वो गवर्नमेंट कैसी हो जाएगी, जस्ट मोनार्ची जैसी। इसलिए जो इलेक्शन है वो ज़रूरी होते हैं। इलेक्शन के थ्रू हम ये देख पाते हैं कि पिछली गवर्नमेंट ने सही से काम किया या नहीं किया। अगर सही से काम किया है तो अगली बार हम उसको फिर चुनेंगे, और अगर उसने अच्छे से काम नहीं किया होगा तो हम उसको क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। साथ में इलेक्शन के थ्रू हम अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, हम अपना एक मेंबर चुनते हैं जो क्या करेगा, रूल करेगा। इस तरीके से कह सकते हैं कि इलेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपनी चॉइस बताने के लिए, गवर्नमेंट को बताने के लिए कि हम फ्री हैं और हम अपनी चॉइस रख सकते हैं। हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था जिसमें हमने गवर्नमेंट में इलेक्शन के बारे में जाना। ऐसे ही और क्वेश्चंस के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मुझे